हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में हम लोग वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। उसमें फिजन पढ़ लिया, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। देन हम लोगों ने बडिंग पढ़ लिया। बडिंग के बाद रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। यहां तक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कवर अप कर लिए थे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी हैव स्टिल left two types of modes of reproduction. First is spore formation and second is students vegetative propagation. ठीक है, तो पहला क्या है? आज जो हम सबसे पहला asexual reproduction पढ़ने वाले हैं, जो बचे हुए हैं, वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ स्पोर नामक स्ट्रक्चर को बनाएगी और उस स्पोर से आपको नए ऑफस्प्रिंग्स, नए यंग वंस मिल जाएंगे, नए क्लोन ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, जो कि अपने पेरेंट की तरह क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकली एज वेल जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल क्यों होते हैं? अगर वापस बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है, उसी का ही डीएनए, वही का वही डीएनए कॉपी हो गया। तो डीएनए ही सारे आपके मॉर्फोलॉजिकली जो जेनेटिकली फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं, डेवलप करता है। तो जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग होगा, और आइडेंटिकल होता है तो आप उस ऑफस्प्रिंग को क्लोन भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction. It is a mode of asexual reproduction. ठीक है, इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगाई। एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगाई, मेजॉरिटी ये ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली, ये अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एल्गी ले लो, बैक्टीरिया ले लो, या फिर फंजाई ले लो, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर स्पोर नामक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज फॉर दीज ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, बिल्कुल दानों की तरह बॉडीज होती हैं। यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं जो कि डेवलप होती रहती हैं। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती रहेंगी, ग्रोथ, डेवलपमेंट। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो बॉडी बर्स्ट होकर इन्हें क्या कर देगी? स्पोर्स को बाहर निकाल देगी। स्पोर्स गिर जाएंगे, आइदर या तो वाटर या किसी एनिमल या एयर से क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। और ट्रेवल करने पर जब इन्हें कहीं पर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, मॉइस्ट कंडीशन मिलेंगी या जर्मिनेटिंग कंडीशंस मिलेंगी, बिल्कुल सीड की तरह ही मान लो, उससे क्या होगा? एक स्पोर से न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो इसमें ये कह सकते हैं कि शायद स्पोर्स आर एक्ट एज इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिज्म तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, लेकिन वो स्पोर्स को बनाकर न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहेंगे? इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जिस पर्टिकुलर किसी देखो, स्पोर्स कोई हवा में तो होंगे नहीं, बॉडी की किसी चीज के अंदर एकोमोडेट होंगे। तो जिस भी बॉडी के पार्ट में स्पोर्स बनते हैं, उस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। जैसे ये बॉडी है, बॉडी का एक पार्ट ले लो, इस पार्ट के अंदर स्पोर्स भर गए हैं, तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कुछ अलग अलग कहते हो, ठीक है, पर जनरली जो नाम आता है वो क्या आएगा? स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। दैट स्ट्रक्चर, दैट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच एक्चुअली फॉर्म एंड एकोमोडेट, जो शेल्टर करके रखते हैं स्पोर्स को, क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। एल्गी, बैक्टीरिया, फंजा। इसमें क्या होता है? हेयर द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव शेप क्या होंगे? ये मोस्टली सर्कुलर रिप्रोडक्टिव
सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, circular structures which are capable of formation of new organism of its own kind। ये लिखना बहुत जरूरी है। अभी तक देखना एसेक्सुअल में कहीं पर भी गैमेट्स का फॉर्मेशन या फ्यूजन का नाम नहीं आया होगा। न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी बॉडी ले लो, अभी मैं किसी पर्टिकुलर का एग्जाम्पल नहीं ले लूं, जैसे कोई भी एल्गी की बॉडी ले लो। इस एल्गी की बॉडी के अंदर यहां किसी पार्ट में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्पोर्स तो स्पोर्स कहलाएंगे, बॉडी क्या कहलाएगी जो स्पोर्स को बनाती है, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूं यहां पर, बॉडी पार्ट सबसे पहले बनाएगी, उसके बाद क्या करेगी, फॉर्म करेगी। तो सबसे पहले फॉर्मिंग, बॉडी पार्ट फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग, मतलब भर के रखेगी जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, वही एक्यूमुलेटिंग। बॉडी पार्ट फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग द स्पोर्स inside it called as sporangia या फिर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, जैसे एल्गी और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में देखें तो फंजाई मेजॉरिटी में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। फंजाई की बॉडी कैसी होती है, बहुत सारे हाइफे निकले हुए, हाइफे मतलब लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और जब ये बहुत सारे हाइफे आपस में मिंगल अप हो जाते हैं तो उस नेटवर्क ऑफ फंगाई को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ऐसा कुछ होता है, जैसे फंगस की बॉडी कैसी होती है, ऐसे ये हाइफे लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर से फिर एक फिलामेंट निकलता है और फिलामेंट फाइनली एक बल्ब में जाकर टर्मिनेट हो जाता है, फिर एक फिलामेंट निकलता है। चलो ये तो एक तरीके से मान लो कि सबस्ट्रेटम है, बेस है, फिलामेंट निकलता है, बल्ब की फॉर्म में बन जाता है। तो दैट होल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट along with bulb over it is a whole structure which indicate a hyphae, और बहुत सारे हाइफे क्या बना लेते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ये बल्ब है, ये जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर फंजाई के एक्चुअली बल्ब के अंदर क्या हो जाता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बल्ब को आप क्या बोल सकते हो, स्पोरेंजिया। क्या बोल सकते हो, स्पोरेंजिया। क्या बोल सकते हो, स्पोरेंजिया। अब होता क्या है, ये यूनिसेलुलर बॉडीज हैं पर्टिकुलर सेल की तरह, तो इनका अगर एक ब्रॉड वर्जन देखा जाए तो वही सेल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस होगा। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशन अप्रोचेस, फेवरेबल कंडीशन अप्रोचेस, जब फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे कोई मॉइस्ट इन्वायरमेंट आ गया, फंगस जनरली कहां पर ग्रोथ करते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट पे। आपने देखा होगा, आपका गीला टॉवेल है, आप रोज एक ही गीले टॉवेल से नहा रहे हो, आपको स्किन डिजीजेस हो जाएंगे। एक्चुअली दैट स्किन डिजीजेस इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन दैट पर्टिकुलर स्किन ऑफ योर बॉडी पार्ट।
ठीक है। तो फंगस को ग्रो करने के लिए अब कैसे ग्रो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करेंगे, मतलब जहां पर मॉइस्ट कंडीशन आएगी वहां पर फंगस आगे स्पोर डेवलप करेगा और छोड़ देगा, और फंगस का नेटवर्क माइसीलियम क्या हो जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फेवरेबल कंडीशन अप्रोचेस दैट sporangia releases the spores। अब स्पोर क्या है, यूनिसेलुलर बॉडी है विच इज एबल टू गिव राइज टू अ न्यू फंगस, गिव राइज टू अ न्यू फंगस। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए अब देखो, स्पोर फॉर्मेशन में भी हमारे पास स्पोर्स की दो वैरायटी है। स्पोर्स की क्या है, दो वैरायटी है। एक वैरायटी ऑफ स्पोर का नाम है कोनिडिया और दूसरी वैरायटी ऑफ स्पोर का नाम है जू स्पोर्स। क्या बोला मैंने, लिखती हूं वापस से, क्या मैंने बोला, देयर आर टू वैरायटी ऑफ स्पोर्स। कौन से होंगी, एक का नाम है कोनिडिया, एक का नाम है जू स्पोर्स। एक का नाम है कोनिडिया, एक का नाम है जू स्पोर्स। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन कोनिडिया की नेम में बना रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन जू स्पोर्स की फॉर्म में बना रहे हैं। कोई ऑर्गेनिज्म कोनिडिया नाम का बनाए या जू स्पोर नाम का बनाए, बात एक ही है, बन रहा स्पोर फॉर्मेशन है। हो सकता है थोड़ा स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, इसलिए हम क्लासिफाई करके दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम कोनिडिया के बारे में पढ़ते हैं। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया एक ऐसा स्पोर है जो कि पेनिसिलम नाम का फंगस डेवलप करता है। फंगस होता है, फंगस में फंगस कौन है, पेनिसिलम। तो ऐसे स्पोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, फंगस, फंगस में भी पर्टिकुलरली पेनिसिलम। स्पोर्स फॉर्म्ड बाय फंगस, स्पोर्स फॉर्म बाय फंगस जिसका क्या नाम है, पेनिसिलम। क्या नाम है, पेनिसिलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और इनका डेवलपमेंट माइटोसिस से होता है। जैसे एक है यूनिसेलुलर बॉडी, डिवाइड होती गई, बना लिए, फिर डिवाइड होती गई, बनाते गए। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जहां पर इंक्रीमेंट ऑफ नंबर या सेल्स का इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, हमेशा बढ़ेगा ही, इंक्रीमेंट होगा, घटेगा नहीं। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑल्सो नोन एज माइटोस्पोर्स। ये स्पोर्स नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये स्पोर्स क्या है, नॉन मोटाइल है, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इनका फॉर्मेशन नॉर्मल स्पोर्स की तरह ही होगा कि बॉडी है फंगस की, उसमें स्पोरेंजिया डेवलप होगा, उसके अंदर कोनिडिया आएगा। ठीक है, ठीक है। अब कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया एक स्पोर है, या तो वो सिंगली प्रोड्यूस हो गया, एक स्पोरेंजिया में सिंगली प्रोड्यूस हो गया, या प्रोड्यूस होता जाता है और चेन्स की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। मैंने क्या बोला कि देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसे प्रोड्यूस करे, बनेंगे क्या, स्पोर। स्पोर का कोई पर्टिकुलरली कोई खासियत होगी, इसलिए हम कोनिडिया नाम से पढ़ रहे हैं। इन्हें माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के स्पोरेंजिया में बनेंगे, स्पोरेंजिया में बन गए तो या तो एक कोनिडिया बन जाएगा या फिर बहुत सारे बनकर चेन्स की फॉर्म में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अरेंज हो जाते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। मतलब ये क्या है, आपकी फंगस की बॉडी है। ठीक है, ये फंगस की बॉडी है। तो फंगस की बॉडी में क्या है, जैसे या तो एक सिंगल यूनिसेलुलर स्पोर नामक बॉडी डेवलप हो गई, कोनिडिया। ठीक है, या फिर बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे, ये अंडरगोन माइटोसिस हुआ, फिर बहुत सारे बन गए, तो कोनिडिया क्या है, ऐसे चेन में अरेंज हो गया। या ये क्या है, आपके फंगस का हाइफा है,
हाइफे मतलब जो फिलामेंटस लॉन्ग बॉडी होती है, हाइफे का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि फंगस की बॉडी ही हाइफे कहलाती है। उसके अंदर लॉन्ग फिलामेंट होता है और ऊपर जाके एक बल्ब होता है। वो जब अपन फंगस जब प्रॉपर्ली अब किंगडम्स पढ़ेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। या फिर हाइफे की ऐसे साइड में ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, हाइफे के साइड में ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। तो ये जो पर्टिकुलर कोनिडिया है ये नॉन मोटाइल है, इसके अंदर ऐसे कोई या तो मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स नहीं प्रोवाइड किए नेचर ने कि अपने आप मूव करके बाहर आ जाए फेवरेबल कंडीशन में और जर्मिनेट हो जाए। नहीं, होता क्या है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो डिटैच तो हो जाते हैं फंगस की बॉडी से, लेकिन इनका ट्रांसपोर्टेशन वाया एयर, वाया वाटर या वाया एनिमल्स करवाना पड़ता है। ये कहीं जाके चले जाते हैं, जब इनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और वहां पर एक नया फंगस क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। फंगस कौन सा, पेनिसिलम। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, कोनिडिया क्या है, वही यूनिसेल्यूलर बॉडी, यूनिसेल्यूलर बॉडी डेवलप्स सिंगली और इन चेन्स, डेवलप्स सिंगली और इन चेन्स, डेवलप सिंगली और इन चेन्स। और हर कोनिडिया आफ्टर सम टाइम जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी जर्मिनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यू फंगस बना लेगा। अब मैं क्या लिख सकती हूं, कोनिडिया आफ्टर गेटिंग, कोनिडिया आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, कोनिडिया आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, सेपरेट्स फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, ये किसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, ये किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। भाई मैंने क्या बोला कि कोनिडिया या तो सिंगली होंगे या फिर चेन्स की फॉर्म में होंगे, लेकिन हर स्पोर किसके अंदर रहता है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। तो कोनिडिया भी ऑब्वियसली किसी के अंदर होगा। भाई कोनिडिया है तो स्पोर ना, वो तो हम पर्टिकुलरली उसको कोई नाम दे रहे हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोनिडिया भी क्या होता है, फंगस के अंदर किसमें बैठा रहता है, उनको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। उनको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपके कोनिडिया बैठे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। कोनिडिया आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन सेपरेट्स फ्रॉम द बॉडी, एक्चुअली residing inside conidiophores। तो कहने का क्या मतलब है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो कोनिडियोफोर्स बर्स्ट हो जाते हैं और बॉडी से कोनिडिया को क्या करते हैं, बाहर धकेल के डिटैच कर लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर आई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोनिडियोफोर डिटैचेस, सॉरी कोनिडियोफोर बर्स्ट and spreads out conidia, and spreads out conidia, and spreads out conidia। ठीक है, as conidia or non-motile, as conidia are non-motile, they move on by air, water and animals, air, water and animals, and place it, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, and place it and allow it to germinate।
ठीक है। ये चीज क्या होगी, कोनिडिया है, ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बना लेगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म, फंगस, जिसके लिए काम कर रहा है, जिसकी बॉडी ने उसको बनाया है, उसी का ही क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, कोनिडिया टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे ज़ूस्पोर्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने, चलिए अब सेकेंड स्पोर पढ़ते हैं। सेकेंड स्पोर का नाम क्या है, ज़ूस्पोर्स। क्या है, ज़ूस्पोर्स। जू का मतलब रिलेटेड टू एनिमल, और स्पोर, क्या ये स्पोर एनिमल्स के अंदर है या ये स्पोर्स एनिमल जैसे बिहेव कर रहे हैं। शायद एनिमल्स में कैरेक्टर होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यहां खड़ी हूं, इधर चली गई, आई एम अ हायर एनिमल, इट इज माई प्रॉपर्टी टू चेंज माई पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जू स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, ऐसे मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स उनके पास होते हैं जिनका मूवमेंट करके वो अपने आप को एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन पर ले जा सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मोटाइल स्पोर्ट्स या फिर ज़ूस्पोर, बिकॉज दे आर हैविंग फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला क्या है, लॉन्ग इलोंगेटेड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मोटिलिटी मिलती है, मूवमेंट करने की पावर मिलती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, मतलब कोनिडिया से डिफर हो गए ना, ज़ूस्पोर्स। क्या है, ज़ूस्पोर्स। क्या है स्टूडेंट्स, ज़ूस्पोर्स। ये क्या है, दे आर मोटाइल स्पोर्स। पहला तो ये डिफरेंस आ गया कोनिडिया के साथ, दे आर मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, मोटाइल स्पोर्स के साथ क्या है, क्यों ये मोटाइल है, क्यों ये कोनिडिया से डिफरेंट है, क्यों अपनी एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे चले जाते हैं। देखो इनमें क्या है, दे हैव flagella, they have flagella like structures, they have flagella like structures, they have flagella like structures। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये जैसे ये आपकी एक स्पोर है, यूनिसेलुलर बॉडी। स्पोर का मतलब क्या होता है, एक सेल की बॉडी होती है ना, जो एक रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह बिहेव करती है। इनमें मैं क्या करती हूं, मतलब फ्लैजिला डाल देती हूं। ये क्या है आपके फ्लैजिला, तो फ्लैजिला की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, और स्पोर अगर एक पोजीशन पर है तो अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, बड़ी इजीली चेंज कर लेंगे। पर ये कैपेसिटी कोनिडिया में नहीं थी, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला नाम का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। दैट्स व्हाई वी considered conidia as non-motile spores, and here we considering zoospores as motile spores। बड़ी इजीली मूवमेंट करो, बिकॉज यू आर अवॉर्डेड विथ सम मूवमेंटरी स्ट्रक्चर्स, मोटाइल स्ट्रक्चर्स, चेंजिंग पोजीशन स्ट्रक्चर्स, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स अपन। ठीक है, अब देखो वहां पर तो क्या था कि मेनली ऑर्गेनिजम्स जो इनको बना रहे थे वो थे एल्गी, बैक्टीरियन, फंजाई। इसमें भी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में क्या आएंगे, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ज़ूस्पोर्स के लिए हम जो एग्जाम्पल्स को उठाएंगे, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हम लोग उठाएंगे एक एल्गी है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसमें देखते हैं कि ये अपने अंदर कैसे ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थ्रू स्पोर फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, देखो होता क्या है, समझ लो ये आपकी क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है, ये आपकी एक एल्गी क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है। इसमें क्या होता है, देखो स्पोर्स का फॉर्मेशन भी क्या होता है, आपके सेल डिवीजन से ही होगा, आपकी सेल डिवीजन से ही होगा ना। अब मैं कह रही हूं कि ये क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है, इसके अंदर ही ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्या मैं इस पेरेंट बॉडी क्लेमाइडोमोनास को ज़ूस्पोरेंजिया या ज़ूस्पोरेंजियम कह सकती हूं। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं उनका कोई पर्टिकुलर पार्ट उन स्पोर्स को बना के रखता है, स्टोर करके रखता है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। अब नाम क्या चेंज हो गए,
कोनिडिया को बिठाया तो कोनिडियोफोर्स, जूस्पोर्स को बिठाया तो जूस्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजियम। इसमें द होल क्लेमाइडोमोनास सेल की बॉडी बिहेविंग एज अ पैरेंट सेल एज वेल एज जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, इसने मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस किया, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन किया, ऐसे बन गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को एग्जिबिट करते हुए सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इंडिविजुअली यूनिसेलुलर बॉडीज, स्पोर्स। ठीक है, हमने कहा अभी तो बॉडी बंद है। अब जैसे फेवरेबल कंडीशंस आ गई, फेवरेबल कंडीशंस आ गई तो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस प्लस लिख रही हूं, प्लस का साइन है, आ गई है, प्रेजेंस है फेवरेबल कंडीशन की, तो होगा क्या, क्लेमाइडोमोनास की बॉडी इन स्पोर्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, इन स्पोर्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। अब मैं क्या इन्हें सिर्फ स्पोर्स बोलूंगी, नहीं, जब यूनिसेलुलर बॉडीज बनती हैं तो इनमें फ्लैजिला का भी डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए कोई ये आम जाम स्पोर्स नहीं है, दे आर स्पेशलाइज्ड स्पोर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जू स्पोर्स। ठीक है, अब बॉडी ने क्या कर दिया, इन स्पोर्स को रिलीज कर दिया। आई एम मेकिंग 2 और 3 डायग्राम्स ऑफ स्पोर्स, ज्यादा नहीं बनाइए, टाइम निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये जूस्पोर्स क्या हो गए, बाहर आ गए क्लेमाइडोमोनास बॉडी से, जूस्पोर्स क्या हो गए, दे कम आउट फ्रॉम दी बॉडी या फ्रॉम दी जूस्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखो ये आ गए, ये आने के बाद क्या करेंगे, अब ये जो एक जूस्पोरे, क्या ये केपेबल है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, एक नया क्लेमाइडोमोनास बनाने के लिए, बिल्कुल है, लेकिन इसको करने से पहले क्या करना पड़ता है, दे विथड्रॉन देयर फ्लैजिला, विथड्रॉन मतलब उठा के फेंक देते हैं, विथड्रॉन देयर फ्लैजिला, एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर बॉडी की फॉर्म में अगेन आते हैं, सिंपल स्पोर फॉर्मेशन में आ जाते हैं, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब अपन क्या करते हैं, इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं, मैं क्या बोलना चाह रही थी, क्लेमाइडोमोनास forms zoospores inside them, zoospores inside them. When favorable condition approaches, when favorable condition approaches, when favorable condition approaches, this clamidomonas releases zoospores outside the environment. कहां छोड़ेंगे, बाहर निकाल देंगे ना, दे रिलीजेस जूस्पोर्स। ठीक है, अब देखो क्या सिर्फ क्लेमाइडोमोनास की कैपेसिटी है छोड़ने की, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे ही क्लेमाइडोमोनास की बॉडी बर्स्ट हो जाएगी, जूस्पोर फ्लैजिला के थ्रू अपने आप बाहर आ जाएंगे ना, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास मूवमेंट करने के लिए खुद ही मीडियम फ्लैजिला क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडीशन अप्रोचेस दिस क्लेमाइडोमोनास रिलीजेस जूस्पोर्स, zoospores as having motility, move on towards the favorable condition area, जहां पर उन्हें पता है कि मॉइस्ट कंडीशन, यहां पर ऐसा फूड एंड शेल्टर मिल जाएगा जहां पर मैं बैठकर स्टेबिलिटी करके रिप्रोडक्शन कर सकता हूं। ये सारे फेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फैक्टर्स को। सो टुवर्ड्स द फेवरेबल कंडीशन एरिया, withdrawn their flagella
withdrawn their flagella. इसको मैं वापस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स. withdrawn their flagella and now able to reproduce and give rise to new chlamydomonas of its own kind. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? चलिए आज का लेक्चर भी मैं यहीं ओवर करती हूं और इसी के साथ आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. लंबा था, स्पोर फॉर्मेशन समझने लायक बहुत ज्यादा था, तो आज के लेक्चर अपन यहीं ओवर करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो अपन अपना लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट कर लेंगे. देन वी मूव अहेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.